हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए। हम मोस्टली जो केमिस्ट्री है, पीजीटी केमिस्ट्री की और टीजीटी के भी जो मतलब चैप्टर्स हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर रहते हैं। एक तो रहता है बच्चों एस ब्लॉक और एक रहता है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम आज कर लेंगे। हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा फिर, एस ब्लॉक। और आपको कोई और चैप्टर करना हो या कुछ भी किसी के क्वेश्चन करने हो, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है? अभी हम किसको स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन को। और यहाँ से मतलब आप यूँ लगा लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एग्ज़ाम मतलब पेपर उठा के देखेंगे, तो पर आसान क्वेश्चन रहेगा, तो हम उस बेसिस पे हम इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते और छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, एक मेटल है कि नॉन मेटल। ये बच्चों क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है और 2 चीज़ों से मतलब ये सिमिलैरिटी शो करता है। एक तो किससे, जो अपने एल्कली मेटल होते हैं उनसे, मतलब जो लिथियम, सोडियम, उनसे एक तो इसकी सिमिलैरिटी है और दूसरा इसकी सिमिलैरिटी किससे है, जो हैलोजेंस होते हैं, जो मतलब अपना क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इनसे इसकी क्या है, सिमिलैरिटी है, इन दोनों से ही, ठीक है? पर ये एक नॉन मेटल है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये मेटल नहीं है। ये क्या है, एक नॉन मेटल है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो इसकी सिर्फ क्या होती है, 1s1। तो लास्ट में इनके भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं और इनकी क्या होती है बच्चों, वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी क्या है, 1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखोगे तो ज़्यादातर इसके हैलोजन से मैच करती हुई मिलेगी, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन-कौन से? एक होता है प्रोटियम और एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रीटियम, ठीक है? आप जानते हैं इसमें किस, ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने मतलब वो एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन की वो नहीं ली, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। यही था कि भई जो अपने पास जो आइसोटोप होते हैं, ये किसमें पूछा गया था, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, कि जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, उसमें किस चीज़ में डिफरेंस है? क्या प्रोटॉन में है, क्या न्यूट्रॉन में है या फिर अपने इलेक्ट्रॉन में है? तो देखो एटॉमिक नंबर तो इन सब का एक ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बच्चों क्या है, इसमें सेम है, पर इनका मास नंबर अलग है। प्रोटियम में सिर्फ एक ही है और यहाँ न्यूट्रॉन नहीं होता बच्चों, यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, यहाँ कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है? और अगर आप किसकी बात करें, ड्यूटेरियम की, यहाँ पे 2 मतलब एक ही यहाँ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। अगर आप ट्रीटियम की बात करें तो ट्रीटियम में यहाँ पे मास नंबर 3 होता है, मतलब 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है? तो आपको आइसोटोप भी पता लग गया, जो क्या चेंज होता है वहाँ पे, वहाँ डिफरेंस मिलता है आपको, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उस चीज़ का। यहाँ पे जो डिसोसिएशन जो एनर्जी होती है बच्चों, उसका डिफरेंस रहता है, ट्रीटियम की ज़्यादा मिलेगी, फिर ड्यूटेरियम की और फिर किसकी मिलेगी, अपनी प्रोटियम की, जिसको आप मतलब प्रोटॉन भी बोलते हो, ठीक है? जैसे एच पॉजिटिव आपसे कोई पूछे, भई एच पॉजिटिव का क्या नाम है? तो इसको प्रोटॉन बोलते हो, ठीक है? एच नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम? हाइड्राइड हम इसको बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, एच नेगेटिव को। अब आपको पता होना चाहिए भई इसको बनाया कैसे जाता है। लैब में तो हम नॉर्मल, जैसे आप जानते हैं कि मेटल्स की तब भी एसिड के साथ रिएक्शन की जाती है, मेटल्स की तब भी एसिड के साथ रिएक्शन की जाती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये तो लैब मेथड है बच्चों। कमर्शियल मेथड क्या है कि जहाँ लार्ज स्केल पे बनाया जाए। पर इसका मतलब हमें अभी इतना सस्ता सा कोई मेथड नहीं मिला है जिससे हम इसको लार्ज स्केल पे बहुत सस्ते से उसमें बनाएँ। नहीं तो फ्यूचर फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन को देखा जा रहा है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर इसको मतलब आप जो निकालने का इसका जो प्यूरिफाइंग जो प्रोसेस है, वो हमारे पास इतना सस्ता नहीं आया, इसी वजह से अभी ये फ्यूल के रूप में आया नहीं है। क्या किया जाता है? जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना, वो की जाती है बच्चों, किसकी? एसिडिफाइड वाटर की। मतलब कि आप क्या लेंगे, पानी लेंगे और उसकी आप क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है ना? और उसमें क्या डाल दोगे भई, एसिड डाल दोगे कुछ, किसमें? पानी में। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, फास्ट हो जाएगी, वहाँ से H2 और O2 2 गैसेज़ वहाँ पे क्या है, रिलीज़ हो जाएँगी, ठीक है? और आपको ये तो इलेक्ट्रोलिसिस हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीख ली थी, भई एनोड पे क्या रिलीज़ होता है और कैथोड पे क्या रिलीज़ होता है, ये तो याद करने वाली बात नहीं है। देखो एनोड पे आपको पता होना चाहिए भैया एनायन जाता है, जैसे आपके पास H पॉज़िटिव OH नेगेटिव पानी ऐसे ब्रेक डाउन होगा, ऐसे ही होगा ना? तो H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा बच्चों, ये कैथोड पे जाएगा, OH नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, मतलब हाइड्रोजन कहाँ रिलीज होने वाली है, कैथोड पे रिलीज होने वाली है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या है बच्चों, पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? पर जो सबसे ज्यादा प्योरिटी की जो हाइड्रोजन निकाली जाती है, वो किससे निकाली जाती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड से। मतलब उसकी तब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, क्या करते हो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस तब आप करते हो, और वो भी एक्वस फॉर्म में होना चाहिए,
तब आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मतलब मिल जाती है 99.95% आप प्योरेस्ट हाइड्रोजन यहाँ से क्या है निकाल लाते हैं। ये एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस और ये क्योंकि पानी भी होगा, क्योंकि एक तो आप बेरियम 2 पॉजिटिव कैटायन होगा, पानी होगा तो एक H पॉजिटिव, एनायन भी हमारे पास 2 होंगे, एक OH नेगेटिव और पानी का भी वही होगा OH नेगेटिव। मतलब एनायन में तो कॉम्पिटिशन नहीं है, पर इन दोनों में है कि भई यहाँ से कौन जाएगा, तो जाता कौन है बच्चों? H पॉजिटिव जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो इनमें से रिडक्शन कौन करेगा? पहले H पॉजिटिव करेगा, तो H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन किस पे? कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाती है। पर यहाँ से याद रखने वाली बात क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन किससे बनाई जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मतलब एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फिर और आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपको पता होगा NaCl की भी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, पर एक्वस फॉर्म में, तो भी आपको क्या मिलता है बच्चों? जिसको आप ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हो। ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया था कि ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो NaCl में तब अमाउंट पानी की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है बच्चों? ब्राइन सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। NaCl में पानी तब होता है, तो आप ब्राइन सॉल्यूशन कहते हो। तो यहाँ पे भी जो साइड प्रोडक्ट होता है बच्चों, क्योंकि सॉल्यूशन में तो NaOH रह जाता है और साइड में आपकी मतलब H2 और कौन सी गैस वहां से बाहर निकल आती है? Cl2, 2 गैसेस वहां बाहर निकलती हैं। बोलो क्या बात समझ में आ गई? फिर आपको मतलब जो स्टीम के साथ जो रिएक्शन की जाती है हाइड्रोकार्बन्स की, वो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे आपके पास क्या है, मीथेन है, उसकी रिएक्शन आप H2O के साथ कर दीजिए। H2O मतलब हम स्टीम फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस में यहाँ क्या निकल आती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसको आप सिन गैस बोलते हो बच्चों, क्या बोलते हो इसको? सिन गैस बोलते हो, सिन गैस। और यहाँ पे आप रेशो मतलब अपनी मोनोऑक्साइड की और हाइड्रोजन की कोई भी रेशो मतलब आप ले सकते हो। 1:1 में हो सकता है, 1:2 में, 3 में, 4 में, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहीं पे वाटर गैस हो जाता है, वाटर गैस मतलब फिक्स्ड आपको वहाँ रेशो लिखनी होगी, 1:1 में CO प्लस H2 होना चाहिए। ये रिएक्शन आपने पहले ही पढ़ी थी, तब CO और और H2 की तब आप रिएक्शन करते हैं। ये आंसर मुझे बताइएगा, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? यहाँ बनता है अल्कोहल, ठीक है। क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, और ये मैं मतलब पहले भी करवा चुके हैं हम इस रिएक्शन को सेम, ठीक है। पीछे की एक बार जो साउंड है उसको इग्नोर कीजिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर रिएक्शन है कोल गैसिफिकेशन। क्या है बच्चों? कोल गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है कि कार्बन की, कोल यही होता है कार्बन, प्लस में आप किसकी रिएक्शन करते हो? पानी के साथ करते हो। टेम्परेचर 1270 के आसपास रहेगा, तो यहाँ पे CO प्लस H2 यहाँ रिलीज हो जाती है। और यहाँ पे देखो, तब भी आप एनर्जी देते हो सिस्टम में, तो वो पॉजिटिव होती है एंथैल्पी। क्या होती है वो? एंथैल्पी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। पर तब एनर्जी क्या है, सिस्टम से बाहर निकल जाती है, तो वो वैल्यू नेगेटिव होती है। ये कौन सी रिएक्शन है? कोल गैसिफिकेशन। पर आप क्या करो, अगर CO प्लस H2O और यहाँ पे आप रिएक्शन करते हो मतलब 400 डिग्री पे, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाता है बच्चों? CO2 प्लस H2 बनता है। क्या है? CO2 प्लस H2 बनता है। ये केल्विन में है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, और ये डिग्री सेल्सियस में है। और यहाँ पे Fe2 CrO4 और ये 3 टाइम्स होता है, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव मतलब कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ एनर्जी बाहर निकल रही है। कौन सी? इसको आप बोलते हो, इस रिएक्शन को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोला जाता है। क्या है? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है, लिख लेना इसको, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है, बात समझ में आ गई। CO प्लस H2O और आपको ये कंडीशन लेनी है, CO2 प्लस H2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों H2 की? एक तो ये सॉल्युबल नहीं होती है किसमें? पानी में। और ये लाइटर होती है किससे? अपने जो एयर है उससे ये लाइट होती है। कलरलेस रहेगी, टेस्टलेस रहेगी, ऑर्डरलेस रहेगी, और कंबशन में ये हेल्प कराती है, कंबस्टिबल नेचर की ये होती है, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा कि हल्की होती है, किससे? एयर से, और पानी में सॉल्युबल नहीं होती है। फिर 2 तरीके के और हाइड्रोजन होते हैं आपके पास बच्चों, वो तो हमने आइसोटोप्स देखे थे। पर न्यूक्लियर स्पिन के मतलब आइसोमर क्या होते हैं हाइड्रोजन के? एक तो आपके पास क्या होता है बच्चों? ऑर्थो हाइड्रोजन,
और एक क्या होता है पैरा हाइड्रोजन। ये न्यूक्लियर स्पिन के हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। ऑर्थो क्या होता है, तब स्पिन ऐसे होती है, एक ही साइड आपको स्पिन देखने को मिल रही है, ठीक है, एक ही साइड जा रही है, भाई ये भी इसी साइड जा रही है मान लीजिए राइट में, और ये भी इसी साइड जा रही है। पैरा में क्या है, पैरा में एक इधर साइड है और एक इधर, अपने एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ये किस में हो जाता है, अपना पैरा में, ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आपको क्या ध्यान रखना है भाई, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर आप नेट स्पिन की बात करें पैरा में, तो देखो एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो पैरा की जो स्पिन होती है बच्चों वो क्या होती है, 0 होती है। और ऑर्थो की क्या हो जाती है, डबल, क्योंकि ये भी साइड जा रहा है ये भी साइड, मतलब ये तो जुड़ जाएगा। और अगर आप 0 केल्विन पे देखें तो मतलब बिल्कुल लोअर टेम्परेचर पे, तो आपको मैक्सिमम जो मिलता है वो पैरा मिलता है, किस पे, 0 पे, ठीक है, 0 केल्विन पे। देखो यहाँ पे जो 0 स्पिन था वो पैरा का था, पैरा का था, और 0 पे ही कौन है यहाँ पे, मतलब 0 केल्विन पे वो कौन है, पैरा है। और ओ वैसे किस में आ रहा है, 0 आ रहा है ऑर्थो में, तो उससे अपोजिट ध्यान रखिएगा कि 0 वाला किस में, केल्विन पे ठंडे में कौन रहता है, पैरा रहता है। और अगर आप लिक्विफिकेशन टेम्परेचर की बात करें, जिस पे गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाइड, उस पे दोनों बराबर प्रेजेंट होते हैं, ये भी 50% होता है, ये भी 50% होता है, ठीक है। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। अगर आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करें, तो ऑर्थो का ज्यादा रहेगा कंपैरिजन टू पैरा के, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज्यादा रहेगा पैरा वाले के कंपैरिजन में। और अगर आप बात करें रूम टेम्परेचर पे कौन ज्यादा होता है, ठंडे में तो पैरा होता है, ठीक है ना, ठंडे में तो पैरा ज्यादा होता है, पर रूम टेम्परेचर पे अगर आप बात करो तो जो ऑर्थो रहेगा वो 75% रहेगा, और जो बच गया हमारे पास 25% वो रहेगा पैरा। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको हाइड्राइड्स पता होने चाहिए। हाइड्राइड का मतलब होता है जहां पे हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H नेगेटिव, ठीक है। हाइड्राइड 3 तरीके के हैं बच्चों, एक है मेटालिक हाइड्राइड, क्या है, मेटालिक हाइड्राइड, जो कि आप डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो बनाते हैं, और नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं बच्चों, यहाँ कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती। यहाँ पे जैसे भाई आपके पास कैंडियम है या फिर आपके पास क्रोमियम है, तो ये अलग अलग रेशो में प्रेजेंट होंगे, जैसे 0 पॉइंट, मतलब ये हाइड्राइड हो गया ना, 0.27 या 1.52, मतलब इनकी कोई रेशो नहीं होती। मतलब एक तो हम फॉर्मूला एग्जैक्ट बनाए भाई A2 और B3, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई रेशो नहीं है 1.52 या 0.52, ठीक है। ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक, और इनको क्या बोलते हो आप, मेटालिक हाइड्राइड बोलते हो। फिर आ जाते हैं आपके पास जैसे आयनिक हाइड्राइड, आप उनको बोलते हो, क्या बोलते हो बच्चों, आयनिक हाइड्राइड बोलते हो, जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। आयनिक को कौन बनाता है, इनको बनाते हैं डी ब्लॉक के। आयनिक हाइड्राइड कौन बनाता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। कौन बनाते हैं बच्चों, एस ब्लॉक के। जैसे आपके पास हो गया एस ब्लॉक में कौन कौन आ गया, अपना सोडियम आ गया, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, जैसे NaH आपके पास आ गया, या पोटेशियम आ गया, ठीक है, NaH या KH, या अपना कैल्शियम का हो गया, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, ये हाइड्राइड बनाने वाले हैं, किसके, एस ब्लॉक के, जिनको आप क्या नाम दे रहे हैं, आयनिक हाइड्राइड। फिर आते हैं आपके पास कोवेलेंट हाइड्राइड, क्या आते हैं बच्चों, एक मिनट, फिर आप बोलते हो कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड 3 तरीके के होते हैं, ध्यान से, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। कोवेलेंट हाइड्राइड 3 तरीके के हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ध्यान से सुनते जाना, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्या होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, प्रिसाइज या प्रिसीजन हम क्या बोलते हैं, जहां पे कोई एरर नहीं होता, ठीक है। फिर आपके पास कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जैसे डेफिशिएंट में हमने तब पी ब्लॉक पढ़ा था, वहां आपने BH3 को देखा था, यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब जैसे आपने CH4 को देखा, या आपने SiH4 को देखा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ना कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ही मतलब हाइड्रोजन आ गई, तो कंप्लीट ऑक्टेट पूरा हो गया। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ये क्या है, इसके पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि ये बॉन्ड बना पाए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो जिसको जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके बच्चों, उनको क्या बोलते हो आप, लेविस एसिड बोलते हो। और इलेक्ट्रॉन रिच में जैसे NH3 आ गया, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर बचे हुए हैं अभी भी,
बात समझ गए ना? इनके पास क्या है, लोन पेयर बचे हुए हैं। जो 15 और 16वां ग्रुप आपको मिलेगा, ये आपको ये किस में आ जाएगा आपका, या 17th भी, एग्जैक्टली 17th भी ये इलेक्ट्रॉन रिच में आ जाएंगे। बेशक से आप H2O की बात कर लें, वहाँ 2 लोन पेयर आपको मिल जाएँगे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच में आते हैं, इनके पास लोन पेयर भी बच जाते हैं। अगर आप इनकी बात करें कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात करें कि कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा होगी, आयनिक हाइड्राइड की बच्चों ज़्यादा होगी, फिर मेटालिक हाइड्राइड की होगी और सबसे कम किसकी होगी बच्चों, कोवेलेंट हाइड्राइड की। क्या आपको बात समझ में आ गई है? सारी जो काम की बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? फिर एक जो रिएक्शन है वो थोड़ी-सी काम की है। अगर जो आप फास्फोरस का जो क्या है हाइड्राइड है, सॉरी ऑक्साइड है, O10 P4O10, अगर आप उसकी रिएक्शन पानी के साथ करते हैं, मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको एसिड मिल जाता है H3PO4 एसिड आपको मिल जाता है, ठीक है? और अज़ाइड N3 नेगेटिव की अगर आप रिएक्शन पानी के साथ करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, अमोनिया, ठीक है? ये 2 रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे। फिर आप पानी की बात करेंगे, पानी में हार्डनेस की, हार्डनेस 2 तरीके से होगी। पानी आपके पास है H2O, हार्डनेस की अगर आप बात करें, एक होता है बच्चों टेम्परेरी और एक होता है आपके पास परमानेंट। एक टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट होता है। सबसे पहले तो आप नॉर्मल तो जानते ही हैं कि भई अगर जो साबुन और उसके साथ वर्क करता है प्रॉपर्ली, तो आप क्या कहते हैं भई, वो सॉफ्ट वाटर है। और एक होता है हार्ड वाटर जो कि मतलब साबुन में स्कम या मतलब जो झाग नहीं बनाता, स्कम बनाता है, वो हो जाता है हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर फिर 2 तरीके से हो जाता है, अपना कौन-सा, एक टेम्परेरी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस। और हार्डनेस किस मेटल आयंस की वजह से होती है बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है? मतलब आप ये याद, सीएम, ठीक है? ये हार्डनेस क्रिएट करते हैं। कौन? एक कैल्शियम और एक मैग्नीशियम, इससे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? 2 ही मिलेंगे। और टेम्परेरी में मतलब, ठीक है, ये आयंस तो होंगे, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, पर वो किस चीज़ के सोल्ट होने वाले बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट हुए, क्या हुए? बाइकार्बोनेट्स, तो बच्चों वो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। बात समझ में आ गई? क्या हुए? भई टेम्परेरी हार्डनेस होगी, कैल्शियम मैग्नीशियम का आयन होगा और साथ में आपके पास बाइकार्बोनेट होंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? बोलो। फिर आप परमानेंट हार्डनेस है, आयन तो सेम रहने वाले हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सॉल्ट किस चीज़ का होगा बच्चों? यहाँ पे सॉल्ट होगा सल्फेट और क्लोराइड्स के। क्या होंगे? या तो वो सल्फेट होगा या तो फिर बच्चों वो क्या होगा? क्लोराइड होगा। ठीक है? बोलो। देखो ये क्या बन जाएगा, BSC, BSC। बी से अपना क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। एस से जो सल्फाइड हो गया वो हो गया, या सल्फेट्स जिसको आप बोल रहे हो, सल्फाइड नहीं, सल्फेट्स। और सी से आपका क्या हो गया, जो क्लोराइड्स हैं वो आपके हो गए हैं, ठीक है? ये आप ये टीपी, टीपी से आप टॉपर बना सकते हो, टॉपर BSC का, ठीक है? और आयंस तो ये सेम रहेंगे ही, ठीक है? ऐसे कुछ आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि रिमूव कैसे किया जा सकता है और उनके प्रोसेस, क्योंकि वो नाम लिख देंगे, वही क्लार्क मेथड है, तो उससे आप टेम्परेरी हार्डनेस से रिमूव करते हैं कि परमानेंट, तो आपको पता तो होना चाहिए ना, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, क्या करना चाह रहे हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को क्या करना चाह रहे हैं बच्चों, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप वो देखो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी बाइकार्बोनेट है आपके पास, ये HCO3, ठीक है? ये जहाँ भी H होता है ना बच्चों, कार्बोनेट होता तो CaCO3 होता है, यहाँ H लगा दिया गया, HCO3, HCO3, ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, और इसका ले लिया हमने ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसको क्या कर देंगे, हमें सिंपल बॉयल करना है। और यहाँ मैग्नीशियम भी ले सकते थे, आप ये मान के चलेंगे भई जहाँ कैल्शियम है वैसे ही मैग्नीशियम, क्योंकि इसका भी 2 पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, इसको बॉयल करने से यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि सेटल डाउन होता है, पीपीटी बन जाएँगे, और प्लस में यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और पानी जो है वो बच जाएगा, हार्डनेस वहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है? बात समझ में आ गई? मतलब आसानी से आप टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? पर अगर बच्चों यहाँ मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है HCO3 और इसका ट्वाइस, और अगर आप इसको बॉयल कर देते तो यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता बच्चों। क्या बनता? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनता, नीचे सेटल डाउन हो जाता CO2, और अपना पानी तो फिर बचेगा ही, ठीक है?
फिर एक होता है क्लार्क मेथड। क्या होता है? क्लार्क्स मेथड। ये भी टेम्परेरी हार्डनेस को क्या करता है बच्चों? रिमूव करता है, ध्यान रखना है। क्लार्क मेथड आप इसको बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है आप वो देखो। इसमें जो लाइम होता है ना, क्विक लाइम, नॉट क्विक लाइम, स्लेग्ड लाइम आप इसमें यूज करते हैं। क्या लेते हैं? स्लेग्ड लाइम, जो कि क्या होता है, मतलब लेना तो आपको बाइकार्बोनेट ही है, HCO3, और ये ट्वाइस, और स्लेग्ड लाइम क्या होता है? CaOH का ट्वाइस। ये क्लार्क मेथड में यूज किया जाता है। यहाँ भी कार्बोनेट बन जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, जो कि हार्डनेस को कुछ कहने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि हार्डनेस तो किससे हो रही है? स्कम किससे किसके साथ बन जाते हैं बच्चों? ये बन जाते हैं अपने या तो बाइकार्बोनेट, या तो सल्फेट्स, या फिर अपना जो क्लोराइड है उसके साथ। और साथ में क्या निकल जाएगा? मतलब पानी तो रहेगा ही, निकलेगा क्या? ठीक है, फिर सेम आप मैग्नीशियम के साथ कर देना और वहां हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। परमानेंट हार्डनेस देखो, इसमें दो ही थे, बॉइलिंग और क्लार्क मेथड, याद रखोगे ना? इससे ध्यान रखना, भाई टेम्परेरी हार्डनेस थी, उसमें बॉइलिंग कर दी, और साथ में ये सी। ठीक है, जो अब इसको जैसे भी, मतलब एक कोड बना के इसको याद रखना। ठीक है, टीबी हो गई। ठीक है, टीबी बीमारी है ना, और ये सी जैसे भी आप याद रखो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी? परमानेंट हार्डनेस की। इसमें क्या है, आपको वॉशिंग सोडा इसमें आप यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है? आप Na2CO3 को वॉशिंग सोडा बोलते हो। अ, अब इसको यूज करके आप परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हो। कैसे? अब मान लो आपके पास क्लोराइड है, चाहे आप उसको सिंपल हम मेटल लिख देते हैं, वो मैग्नीशियम का भी हो सकता है या वो कैल्शियम का भी हो सकता है। तो सिंपल हम क्या लिख देते हैं? MCl2 हमने लिख दिया। ठीक है, रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो बच्चों? Na2CO3 के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो। क्या हो बन जाएगा यहाँ पे? MCO3 कार्बोनेट सेटल डाउन हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे NaCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्ट का ही। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ये सिर्फ पानी तो रहेगा ही, आप नहीं सोचोगे कि पानी कहाँ गया। हमने तो सिर्फ उसकी सॉल्ट की रिएक्शन दिखानी है ना, कि भाई वहां पे क्या चीज हो रही है। ठीक है, फिर जो दूसरा मेथड है, जो परमानेंट हार्डनेस को ही रिमूव करता है, यहाँ पे एक तो क्या है, ये अपने पास जो हमने क्या लिया? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यहाँ पे लिया है। फिर दूसरा मेथड यहाँ काल्गन काल्गन मेथड होता है बच्चों। क्या है? काल्गन्स मेथड। इसमें देखो क्या करते हो आप, इसमें लेते हो आप सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, सोडियम लिखो, हेक्सा, इसमें P6O18, क्या है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। बात समझ में आ गई? या फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है कि NaPO3 और PO3 का 6 टाइम्स। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गई है बात? फिर क्या किया जाता है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम के साथ एक्सचेंज कर लिया जाता है आयन को। क्या कर लिया जाता है? सोडियम का एक्सचेंज कर लिया जाता है। मान लीजिए इसको आयन में कन्वर्ट करें इस चीज को, तो ये क्या बन जाएगा? मतलब ऐसे इसको ब्रेक डाउन कर लिया जाता है। भाई Na हमने 2 पॉजिटिव बाहर निकाल दिए, 2 Na यहाँ से बाहर निकाल दिए, क्योंकि मुझे मान लीजिए एक Mg को Na से रिप्लेस करना है, तो एक Mg 2 Na को रिप्लेस करेगा, क्योंकि Na का तो एक ही पॉजिटिव है, और पर मैग्नीशियम क्या है? 2 पॉजिटिव वैलेंसी है इसकी, तो एक मैग्नीशियम 2 सोडियम को क्या है यहाँ से रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया? 2 Na पॉजिटिव बाहर निकाल दिए, बच क्या गया बच्चों? यहाँ पे Na4P6 है ना, O18 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 पॉजिटिव बाहर निकल गया है। फिर अब सिंपल करना है कि जो भी आपके पास क्या है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है या फिर उसका सल्फेट है मैग्नीशियम का, चाहे MgSO4 हो, चाहे कैल्शियम का क्लोराइड हो, आपके पास कुछ भी हो, आप उसकी रिएक्शन इसके साथ करने वाले हैं, और हो क्या जाएगा? ये जो मेटल है वो वहां पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कैसे करके? देखो, 2 Na आप फिर से मान लीजिए बाहर निकाल दें, 2 Na पॉजिटिव ऐड हो जाएगा यहाँ पे, कौन? Na2 बच गया, साथ में ये आपके पास मैग्नीशियम आ गया, P6O18, और ऊपर क्या रह गया? 2 नेगेटिव। ठीक है, ये किस में होता है? काल्गन्स मेथड में होता है। फिर होता है जियोलाइट मेथड। क्या होते हैं बच्चों? जियोलाइट। जियोलाइट हमने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि ये हार्डनेस को रिमूव करने में भी इनकी, मतलब ये हेल्प करते हैं। जियोलाइट। जियोलाइट होते क्या हैं? सोडियम एल्यूमिनियम के जो
सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? जियोलाइट बोलते हो। NaAlSiO4, ठीक है? इस पूरे को हम Z लिख देते हैं बच्चों, ठीक है? NaZ लिख दिया जाता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब इसकी रिएक्शन NaZ की रिएक्शन अगर आप क्या करें भई, आपके पास क्या है? MgCl2 है, ठीक है? MgCl2 है, तो यहाँ पे होता क्या है, सोडियम को रिप्लेस कर देंगे। किससे? Mg से रिप्लेस कर देंगे। पर यहाँ इसकी एक ही वैलेंसी है, हमें तो 2 वाला है ना, मतलब इसके 2 वो चाहिए होंगे, मतलब हम बना देंगे MgZ और ये 2 और 2 Na बाहर। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब ये चीज़ ध्यान रखेंगे भई, जियोलाइट क्या है या परमानेंट हार्डनेस किस चीज़ से रिमूव कर रही है। एक तो वॉशिंग सोडा से, एक हमने काल्गल मेथड यूज़ किया है, एक अभी ये जियोलाइट यूज़ किया है, फिर सिंथेटिक रेज़िन मेथड हम यूज़ करते हैं, सिंथेटिक रेज़िन, ठीक है। सबसे जो काम का मेथड है ना बच्चों, वो है, मतलब आपको पता होना चाहिए, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। वो अभी आप देखो क्या है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज में एक कैटायन मेथड होता है और एक एनायनिक। क्या होगा? एक कैटायनिक होगा, कैटायन वाला, और एक क्या होगा? एनायन। मतलब आप दोनों चीजें रिमूव कर लोगे, जो आपका मेटल है वो भी, और जो साथ में जो क्लोराइड या सल्फेट जो होगा वो भी वहां से चला जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास है ये आर पार्ट, तो ऑर्गेनिक पार्ट आप समझते हैं, और ये क्या है? एच वहां पे है, हाइड्रोजन जिसको आप बोल रहे हो। अब यहाँ पे आपके पास मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव फॉर्म में है, तो होगा क्या बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा ये Mg और ये R2, ठीक है, क्योंकि एक H जाएगा तो यहाँ तो एक ही नेगेटिव आएगा, ठीक है। मान लो ये ऐसे लिया जाता है जैसे RCOH, ठीक है, ये ऐसे हैं, तो ये H जैसे ही यहाँ से बाहर जाता है तो यहाँ तो ये Mg ऐसे आ जाएगा ना भाई, RCO, पर ये ट्वाइस हो जाएगा और तब यहाँ जाके Mg आएगा, ठीक है। ये चीज ऐसे लिखी जाती है। और एनायन में कैसे एक्सचेंज किया जाता है बच्चों? यहाँ जो अपने पास अमीन होता है ना, उसको लिया जाता है, जैसे RNH2 है, RNH2 है, पानी के साथ हम पहले रिएक्शन करते हैं, पानी के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बन जाता है प्यारे बच्चों RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से एक्सचेंज होगा किसका? एनायन का। अब मान लीजिए आपके पास क्या था भाई, ये MgCl2 लिया था, Mg तो यहाँ से हमने निकाल लिया, उसको पकड़ लिया, ठीक है। फिर बात रह गई Cl की, Cl यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ से कौन बाहर निकला था? H पॉजिटिव। यहाँ से कौन बाहर निकल रहा है? OH नेगेटिव। और पकड़ किसको ले रहे हैं अब? ये NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे ये Cl को पकड़ लेंगे, इन्होंने Mg को पकड़ लिया था। तो अब लास्ट में देखो क्या बचा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, बाय प्रोडक्ट भी हमारे कोई नुकसान का नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस सल्फेट को, अपने बाइकार्बोनेट को, क्लोराइड को, सारी मतलब उसको एक्सचेंज कर सकता है, बहुत आराम से ये प्रोसेस हो जाता है। आयन एक्सचेंज मेथड आप इसको बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। फिर है बच्चों आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका भी आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में, ठीक है। आप जो बैरियम आपके पास ऑक्साइड BaO2, अब आप यहाँ पे ये देखो, ऑक्सीजन यहाँ 2 नेगेटिव पे है, ठीक है। ये बैरियम पर ऑक्साइड आपके पास है, ठीक है, पर ऑक्साइड, क्योंकि बैरियम यहाँ तो ये तो 2 ही पॉजिटिव में होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है अपनी, मतलब एक-एक यहाँ पे ऑक्सीजन शो कर रहा है, तो ये पर ऑक्साइड है, ठीक है। तो बैरियम पर ऑक्साइड से हम क्या बनाते हैं बच्चों? तब आप उसकी ये ऐसे लिखोगे आप BaO2 8H2O, तब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हो? मतलब H2SO4 लेते हो यहाँ पे, तब यहाँ आपके पास बैरियम सल्फेट बनता है बच्चों, और साथ में H2O2 बाहर निकलती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे भाई, इससे आप क्या बनाते हो? BaO2 से आप क्या बनाते हो बच्चों? आप H2O2 बनाते हो। इंडस्ट्री में H2O2 कैसे बनाई जाती है बच्चों? इंडस्ट्री में H2O2 बनाई जाती है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल से, ठीक है। इंडस्ट्री में जो H2O2 है वो कैसे बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 2 इथाइल, ठीक है, किससे? 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल से। एंथ्रा ए लिखना बच्चों, क्विनोल, इससे बनाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, आप एंथ्रासीन जानते हैं ना, वो बना लो एक बारी, ठीक है। और क्विनोल आया है मतलब अल्कोहल ग्रुप होगा ऐसे, और ये, और यहाँ लगा दो आप ET, ये होता है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल।
तब आप इसकी मतलब O2 के साथ रिएक्शन कर देते हो बच्चों, O2 के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बस यही चेंज करके दिखा देते हैं, ये OH हट के ये डबल बॉन्ड ऐसे लग जाता है, और बीच वाले बॉन्ड ये बेन ऐसे नहीं रहता रिंग, ये एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे, 2 नहीं आएंगे बच्चों, एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक बॉन्ड रह जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन हो जाता है, ये क्विनोल था ना, ओल मतलब अल्कोहल है, क्विनोन हो जाता है, ठीक है। नोन मतलब अपना कीटोन ग्रुप आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, H2O2 यहाँ पे बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब सबसे जो काम की बात है बच्चों, आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पूछते हैं H2O2 से, ठीक है। जैसे आपको दे दिया गया भाई 2 वॉल्यूम ऑफ H2O2 है, तो इसका मतलब ये है कि भाई 1 लीटर H2O2 क्या देता है, 10 लीटर ऑफ O2 बाहर निकाल के देगा, ठीक है। 10 वॉल्यूम ऑफ H2O का मतलब क्या है, H2O2 का 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब है कि 1 लीटर H2O2 हमें 10 वॉल्यूम, 10 लीटर बोल सकते हो, 10 लीटर ऑफ किसका, आपके पास O2 का रिलीज करके देगा। बात समझ में आ गई बच्चों। और रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलती है, ये चलता है 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस में O2, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात की जाती है, ठीक है। अगर ये लिख दिया जाए कि भाई, ये लिखा हुआ है कि भाई 30 वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 लीटर 30 मतलब 1 लीटर H2O2 30 लीटर O2 को बाहर निकाल रही है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रही है। समझ में आ रही है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है बच्चों, 11.2 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। 11.2 इंटू मोलैरिटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्ट्रेंथ पूछा जाता है बच्चों। क्या पूछा जाता है, स्ट्रेंथ पूछी जाती है। स्ट्रेंथ पता कैसे, अब ये लिखा जाता है, ये 68 ये मास रहता है H2O2 का, फिर यहाँ पे वॉल्यूम 22.4 इंटू में जो भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन होती है बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, गिवन होती है, और स्ट्रेंथ निकलवाई जाती है। बात समझ में आ गई। आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे देंगे, फिर आपको स्ट्रेंथ पूछेंगे, तो आप नॉर्मल यहाँ पुट कर दो, 68 बाय में 22.4 इंटू में वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यहाँ से आप स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। और अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर नॉर्मेलिटी से आपको मतलब कॉम्बिनेशन करनी है तो 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। बात समझ में आ गई बच्चों। और परसेंटेज निकालनी है वेट बाय वॉल्यूम की, तो आप कर देते हो स्ट्रेंथ बाय 10। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम अगर परसेंटेज पूछी गई है ना, तो जो भी स्ट्रेंथ है उसको 10 से डिवाइड कर दो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ये दो बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितने भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। H2O2 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैस फेज में भी प्रेजेंट होता है, सॉलिड फेज में भी प्रेजेंट होता है। पर सॉलिड फेज में ये आप यूं लगा लीजिए 110 केल्विन पे ये सॉलिड फेज में प्रेजेंट रहता है आपके पास। और जो H2O2 है वो ब्लीचिंग एजेंट भी है, और ब्लीचिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट है। कैसा है, ऑक्सीडेटिव। दो होते हैं, ऑक्सीडेटिव होता है, एक रिडक्टिव होता है। रिडक्टिव में मैंने SO2 पढ़ाया था, ऑक्सीडेटिव में हमने दो पढ़े, एक तो क्लोरीन और एक अभी बता रहे हैं H2O2। और जो भी ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग करते हैं बच्चों, वो अपने कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। और ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर्ड मैटर से कलरलेस मैटर तक जाना। फिर आपको D2O के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हैवी वाटर जिसको आप बोलते हो, जो कि रिएक्शंस में एज अ मॉडरेटर बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है बच्चों, एज अ मॉडरेटर। मतलब रिएक्शन का अगर आपको मैकेनिज्म पढ़ना हो ना बच्चों, तो भी ये यूज किया जाता है। और रिएक्शन जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको क्या करना हो, मतलब रोकना हो, स्टॉप करना हो, तो भी किसका यूज किया जाता है बच्चों, तो भी आप इसका ही यूज करते हैं, मतलब अपने हैवी वाटर का, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अब मान लो आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा भाई स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ निकालनी है आपको 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पेरोक्साइड, 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ किसका, H2O2 का, ठीक है। 10 वॉल्यूम आपको दे रखी है, मतलब आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है, तो आप वही कर दोगे भाई 68 22.4 वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे ही रखी है 10।
आप स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। बस ऐसे ही आपको करना है, आंसर आपका यहाँ 30 आ जाएगा। बस इतना ही है।